नमस्कार। चलिए आज उन दो जबरदस्त ताकतों की बात करते हैं जिन्होंने हमारी आज की दुनिया का नक्शा बनाया, वे उपनिवेशीकरण और राष्ट्रवाद। अब ये सिर्फ इतिहास की किताबों के भारी भरकम शब्द नहीं हैं, ये वो आइडियाज हैं जिन्होंने साम्राज्य गिरा दिए, देशों को आज़ादी दिलाई और नई सीमाएं खींची। तो चलिए इस कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा कुछ मुट्ठी भर यूरोपियन साम्राज्यों के कब्जे में था। और फिर देखते ही देखते बस कुछ ही दशकों में ये सारे साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गए। ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे तेज और सबसे बड़े बदलावों में से एक था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या? इतने मजबूत, इतने विशाल साम्राज्य इतनी जल्दी कैसे बिखर गए? यही वो सवाल है जो हमें इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में ले जाता है। इस बड़े सवाल का जवाब एक शब्द में है, उपनिवेशीकरण। ये वो प्रोसेस थी जिसमें गुलाम देश यानी कॉलोनीज आज़ाद होकर अपने खुद के देश बने। लेकिन सवाल है, ये सब हुआ क्यों? चलिए इसके पीछे की वजहों को समझते हैं। देखिए, ये किसी एक वजह से नहीं हुआ। समझिए कि ये एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा था। पहली बात, दूसरे विश्व युद्ध ने इन साम्राज्यों की कमर तोड़ दी। उनके पास अपनी कॉलोनीज को संभालने के लिए न पैसा बचा था न ताकत। दूसरी एक बड़ी दिलचस्प बात हुई, कॉलोनीज में जो लोग पढ़ लिख गए थे उन्होंने आज़ादी और बराबरी जैसे पश्चिमी आइडियाज़ को ही अपने शासकों के खिलाफ हथियार बना लिया। फिर दुनिया के मंच पर दो नए सुपर पावर थे, अमेरिका और सोवियत संघ। दोनों ही अपने अपने कारणों से साम्राज्यवाद के खिलाफ थे। और इन सब के नीचे सालों के शोषण से एक ऐसी आग सुलग रही थी, एक राष्ट्रीय भावना की ऐसी लहर उठी थी जिसे अब कोई रोक नहीं सकता था। तो वे उपनिवेशीकरण तो वो प्रक्रिया थी, वो गाड़ी थी जो बदलाव ला रही थी। लेकिन उस गाड़ी को चलाने वाला फ्यूल क्या था? वो फ्यूल था एक बहुत ही पावरफुल आइडिया, राष्ट्रवाद। ये सिर्फ आज़ादी की लड़ाई नहीं थी, ये अपनी पहचान बनाने और उसे साबित करने की लड़ाई थी। तो आखिर ये राष्ट्रवाद है क्या? अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में कहें तो ये एक बिलीफ है। ये विश्वास कि लोगों का एक समूह जो भाषा, संस्कृति या इतिहास से जुड़ा है, उसे अपना खुद का देश चलाने का हक है। ये सेल्फ डिटर्मिनेशन का आइडिया है, मतलब हम अपने फैसले खुद करेंगे। अर्नेस्ट केल्नर की ये बात इसे और साफ कर देती है। समरूप होने का मतलब है कि एक राष्ट्र यानी एक जैसी संस्कृति वाले लोग और एक राज्य यानी राजनीतिक सीमाओं वाला देश एक ही होना चाहिए। मतलब जहां एक कल्चर की सीमा खत्म हो, वहीं देश की सीमा भी होनी चाहिए। सीधा सा हिसाब, एक राष्ट्र एक राज्य। तो आखिर एक राष्ट्र बनता कैसे है? किन चीजों से मिलकर? अक्सर इसमें ये बातें होती हैं, एक कॉमन भाषा जो लोगों को जोड़ती है, एक साझा इतिहास और परंपराएं, एक तय जमीन और भविष्य के लिए एक जैसी राजनीतिक उम्मीदें। ये सब मिलकर एक साझा पहचान बनाते हैं जिसे हम राष्ट्र कहते हैं। टॉइनबी की ये बात बहुत गहरी है। वो कह रहे हैं कि आज के ज़माने में राष्ट्रवाद एक धर्म जैसा बन गया है। जैसे धर्म लोगों से गहरी आस्था और बड़े से बड़ा बलिदान मांगता है, राष्ट्रवाद भी ठीक वही करता है। ये एक ऐसी ताकत बन गया है जो लोगों को एक करती है और उनके दिलों में देशभक्ति की भावना जगाती। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। ये सोचना एक बहुत बड़ी गलती होगी कि राष्ट्रवाद का सिर्फ एक ही रूप होता है। असल में इसके कई अलग अलग चेहरे हैं जो अलग अलग हालात में अलग अलग तरह से सामने आते हैं। चलिए इन पर एक नज़र डालते हैं। पहला है उदार राष्ट्रवाद, जो हर देश के लिए आज़ादी की बात करता है। फिर आता है आक्रामक राष्ट्रवाद, जो अपने देश को दूसरों से बेहतर मानता है और विस्तार चाहता है, जैसे नाज़ी जर्मनी। तीसरा है रूढ़िवादी राष्ट्रवाद, जो पुरानी परंपराओं और समाज को बचाने पर जोर देता है। चौथा, उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद, जैसा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में था, जो सिर्फ आज़ादी नहीं बल्कि समाज में बदलाव भी चाहता था। और आखिर में है उपराज्य राष्ट्रवाद, जो तब होता है जब एक ही देश के अंदर कोई इलाका अपने अलग अधिकार मांगता है। राष्ट्रवाद कैसे अलग अलग रूप ले सकता है, इसे समझने के लिए चलिए यूरोप चलते हैं। वहाँ इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी ने राष्ट्रवाद के 3 बिल्कुल अलग अलग मॉडल दुनिया के सामने रखे। इंग्लैंड में राष्ट्रवाद का आधार था नागरिकता, मतलब अगर कोई राज्य का नागरिक है तो वो राष्ट्र का हिस्सा है। फ्रांस में क्रांति के बाद राष्ट्र का मतलब था फ्रांस के लोग, एक सामूहिक पहचान। लेकिन जर्मनी में मॉडल बिल्कुल अलग था। वहाँ राष्ट्र का आधार था जातीयता,
यानी कि कोई व्यक्ति राष्ट्र का हिस्सा इसलिए है क्योंकि उसका जन्म एक खास नस्ल या समुदाय में हुआ है, उसकी पहचान उसके खून से जुड़ी है। तो हमने देखा कि राष्ट्रवाद काम कैसे करता है, पर एक राष्ट्र असल में है क्या? ये एक बहुत गहरा सवाल है और इसका जवाब हमें एक बहुत ही दिलचस्प मॉडर्न थियरी की तरफ ले जाता है। इस सोच की जड़ें जाती हैं योहान हर्डर जैसे थिंकर्स तक। उन्होंने वॉक्सकाइस्ट का आइडिया दिया, जिसका मतलब है लोगों की आत्मा। उनका मानना था कि एक राष्ट्र कोई कागजी समझौता नहीं है, बल्कि एक जीती जागती चीज है जिसकी अपनी एक आत्मा होती है, जो उसकी भाषा और संस्कृति में बसती है। और इसी विचार को आज के दौर में एक नए लेवल पर ले गए स्कॉलर बेनेडिक्ट एंडरसन। उनकी किताब इमेजिन्ड कम्युनिटीज यानी कल्पित समुदाय ने राष्ट्रवाद को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। एंडरसन का जो मेन आइडिया था उसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, एक राष्ट्र एक कल्पित राजनीतिक समुदाय है। अब यहाँ कल्पित या इमेजिन्ड का मतलब ये नहीं है कि वो नकली है या झूठ है। इसका एक बहुत ही खास मतलब है। तो ये कल्पित क्यों है? सोचिए, कोई भी इंसान अपने देश के करोड़ों लोगों से कभी नहीं मिल सकता, उन्हें जान नहीं सकता, लेकिन फिर भी हर किसी के मन में उन अनजान लोगों के लिए एक जुड़ाव की, एक अपनेपन की कल्पना होती है। और ये एक समुदाय है, क्योंकि देश में चाहे कितनी भी अमीरी, गरीबी या असमानता हो, राष्ट्रवाद लोगों के बीच भाईचारे की एक गहरी भावना पैदा करता है। एक ऐसी भावना जिसके लिए लोग अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते हैं। और यहीं आकर हम इस अंतिम सवाल पर रुकते हैं। अगर एक राष्ट्र लोगों के दिमाग में बनी एक कल्पना है, एक साझा कहानी है, तो वो कौन सी चीज है जो उसे इतना असली, इतना ताकतवर बनाती है? और ये सवाल कि कैसे एक साझा कहानी हम सबको एक साथ बांधती है, आज भी हमारी दुनिया, हमारे समाज और हमारी अपनी पहचान को बना रहा है।